Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the price effect, substitution effect and the income effect on the different goods and services. Already we have started with the chapter number 3, that is nothing but the demand analysis, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड और बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने क्या किए हैं, स्टडी किए हुए हैं. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स नेगेटिव इफेक्ट्स देखे थे हमारे इनकम इफेक्ट, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करके जो हमारा टॉपिक है ये हमने स्टार्ट किया था. तो ज़रा ध्यान देना, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये हमने स्टार्ट किया था हमने पुराने वीडियो में सेशन में, जहाँ पे हमने समझा था कि इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस इनकम एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे प्राइस के चेंज होने पे, इनकम के चेंज होने पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारे डिमांड क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और इनका प्राइजेस पे और डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द इनकम इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट में हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो प्राइस और इनकम इफेक्ट है, प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज के जो डिमांड्स हैं उनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है. जैसे ही आपका इनकम क्या होगा, रियल इनकम आपका बढ़ता है, वैसे आपकी परचेजिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ती है. अगर इनकम आपका बढ़ा तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे हाई डिमांड करके. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इनकम आपका कम होता है तो आपका परचेजिंग पावर भी कम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो पहले जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते थे उतनी क्वांटिटी आप अभी परचेज नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो है ना, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है द सेम. फिर इसके बाद हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या देखा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं. एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर और मोर एक्सपेंसिव दैन दी अदर कमोडिटी. ना इसमें क्या होता है, दो हमने एग्जांपल लिए थे दो कमोडिटीज़ के, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी. इसमें क्या होता है, अगर जब कमोडिटी ए का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर द कमोडिटी बी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव्स, कौन से प्रोडक्ट, कौन से कमोडिटीज़ क्या हैं, चीपर हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्या कर सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जहाँ पे हम क्या देखते हैं, द कंज्यूमर will have a tendency to increase the consumption of a commodities whose price has fallen to reduce the consumption of those commodities which are relatively more एक्सपेंसिव. हम वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं जिसका प्राइजेस कम हो, जो बहुत चीपर हो, एज़ कम्पेयर टू वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जिसका हमने एग्जांपल हमने लिया हुआ है. आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. फिर इसके बाद आया था प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्राइस के ऊपर नीचे होने पे डिमांड क्यों ऊपर नीचे होता है, उसका रीज़न दो है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक आपका इनकम इफेक्ट. हो सकता है कस्टमर का इनकम इंक्रीज़ हुआ हो, उसके वजह से डिमांड चेंज हो रही हो, या फिर हो सकता है कि अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है, जिससे क्या हुआ, एक के प्राइस इंक्रीज़ होने से हमने दूसरे अल्टरनेटिव को कंज्यूम करना चालू कर लिया. दैट इज़ नथिंग बट द प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ डिमांड एंड प्राइस, द रिलेशनशिप. इसके बाद नाउ विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये जो प्राइस इफेक्ट होता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, और ये जो आपका इनकम इफेक्ट होता है, द प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इंस्टीट्यूशन सब्स्टिट्यूशंस प्राइस एंड इनकम इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ कमोडिटी, इनका इम्पैक्ट क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ कमोडिटीज़ होते हैं. द फर्स्ट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल गुड्स. Now what do you mean by the normal goods? Normal goods means what? Those goods and services जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. वी आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट एंड देन वी आर कंज्यूमिंग इट फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट, फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स. तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो होता है आपका नॉर्मल गुड्स. तो नॉर्मल गुड्स के केस में आपका इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे इम्पैक्ट करता है वो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है. तो जब बात करते हैं हम नॉर्मल गुड्स की, दीज आर हैविंग द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. क्यों? क्योंकि जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है, क्लास
इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, तो जैसे हमारा इनकम इंक्रीज़ होता है, इनकम के इंक्रीज़ होने पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर मेरी इनकम 10,000 से अगर 50,000 होगी, 50 से 1,00,000 रुपये होगी, तो मैं क्या, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डिमांड मोर लग्जरियस, आई विल गोइंग टू डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो उससे होगा क्या, नेचुरली डिमांड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। तो उसे बोला जाता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। दैट मीन्स द कंज्यूमर्स विल गोइंग टू परचेज मोर ऑफ दिस कमोडिटीज एज द रियल इनकम rises or less of them when the real income will going to fall, and these commodities have the positive substitution effect. Therefore the combined positive and the substitution effects will going to result in the positive price effect. अब इस यहाँ पे हो क्या रहा है क्लास, इन शॉर्ट आपका इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम और सब्स्टिट्यूशन दोनों इफेक्ट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब आपका इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जब हम ऐड करके हम प्राइस इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो प्राइस इफेक्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव आ, इट मीन्स व्हाट, इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यू कैन से ओवर हियर। सो व्हेन योर prices will going to fluctuate, or in short if I say positive relationship means what, over here in case of a income, when your income is increasing, obviously what is happening with the demand is also increasing. And when your the next one, that is substitution effect, when the income is changing, when the substitution effect से prices हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं जो ज़्यादा चीपर हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो इकोनॉमिकल है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हम यहाँ पे परचेज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एज द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटीज विल गोइंग टू फॉल, द डिमांड विल गोइंग टू राइजेस, एंड द प्राइस राइजेस देन द डिमांड विल गोइंग टू फॉल। इसे बोला जाता है आपका पॉजिटिव इफेक्ट। यहाँ पे प्राइस को लेकर जो रिलेशन है डिमांड का, वो एज इट इज़ ही रहेगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से आपका डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। लेकिन इस इफेक्ट को बोला जाता है पॉजिटिव इफेक्ट। वी आर कॉलिंग दिस इफेक्ट एज अ पॉजिटिव इफेक्ट बिकॉज ये चीज़ें जो हैं नॉर्मल गुड्स के केस में होती हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। व्हाट डू मीन बाय द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि अगर प्राइजेज़ या फिर कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा है, तो हम वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, जो चीपर है, जो इकोनॉमिकल है, जो सस्ता है, वो कमोडिटी ही हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे मार्केट से। अगर डेटॉल ने अपने प्राइजेस बढ़ा लिए, तो विल गोइंग टू यूज़ द अदर अल्टरनेटिव्स। इन द सिमिलर मैनर व्हेन द वन कमोडिटी ए, उसकी प्राइजेस बढ़ रही है, तो हमारे पास अदर ऑप्शंस है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कमोडिटी सिलेक्ट करके जो चीपर हो, जो सस्ता हो, वो हम यूज़ कर सकते हो, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसे बोला जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, आपका इनकम भी पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, और उसके हिसाब से प्राइस इफेक्ट भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ज़रा ध्यान देना, नेक्स्ट वन है आपका इन्फीरियर गुड्स। जब बात करते हैं हम इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स, दिस कमोडिटीज हैव द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जब इनकम, कस्टमर्स का इनकम बढ़ेगा, तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, कम होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय द इन्फीरियर गुड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो चीपर क्वालिटी के होते हैं, जो बहुत ही रीजनेबल और बहुत सस्ते दाम पे हमें मार्केट में से मिल सकते हैं, लेकिन एज अ पर्सन हम लोग वो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो थोड़े पुअर क्वालिटी के होते हैं, थोड़े लोएस्ट स्टैंडर्ड के होते हैं, लो ग्रेडेड प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हमें क्या करता है, हम यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल गुड्स यूज़ करते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स मीन्स व्हाट, थोड़ा चीप क्वालिटी, थोड़ा पुअर क्वालिटी के गुड्स जो बहुत ही सस्ते दाम पे मार्केट में हमें मिल जाते हैं, और जिससे हम अपना काम चला सकते हैं। वी कैन यूज़ दोज इन्फीरियर गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स टू, बट वी कैन नॉट यूज़ एवरी टाइम दोज इन्फीरियर गुड्स ओनली। सिंस बीइंग अ पर्सन, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स जो है कभी कभार हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो इन्फीरियर गुड्स मीन्स व्हाट, दोज गुड्स जो पुअर क्वालिटी के होते हैं, लो ग्रेडेड होते हैं, जिसे हम कंज्यूम करके हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग फॉर द नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे जब बात होती है इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स का केस में नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप है, जिसका मतलब जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज द कंज्यूमर्स रियल इनकम राइजेस, they tends to buy the less of these commodities and switch over to the superior commodity. Superior commodity means what, जो better quality के goods होते हैं, वो हम क्या करते हैं, परचेज करेंगे जब हमारे जेब में, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए, जब हमारा इनकम इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं,
ठीक वैसे ही हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या करते हैं, इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम पुअर क्वालिटी के गुड्स परचेज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज़, और वो बेटर क्वालिटी के गुड्स हम क्या करेंगे, कंज्यूम करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे, और हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू इंक्रीज़ आवर डिमांड ऑल्सो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या होगा, द नेट which will going to result in the net negative income effect and the positive substitution effect because of the same. However, the substitution effect on the demand inferior goods will be positive and the larger than the negative income effect. Now इसका मतलब क्या होता है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। पे अटेंशन हो भैया। देखिए, जब बात करते हैं हम inferior goods की, जब हम बात करते हैं inferior goods की, तो inferior goods के केस में आपका इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव कैसे हुआ, तो देखो दो टाइप के गुड्स है, एक है इन्फीरियर और दूसरा क्या है, सुपीरियर। इन्फीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स दोनों आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और एज पर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो सस्ता होगा वो कस्टमर परचेज करेगा। तो जब हमारा इनकम अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है या इनकम मान लो डिक्रीज़ होता है, तो इनकम के डिक्रीज़ या इनकम के इंक्रीज़ होने पे या तो हम इन्फीरियर गुड्स परचेज करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, सुपीरियर गुड्स परचेज करेंगे। मान लो हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, तो इनकम के इंक्रीज़ होने से कस्टमर्स विल गोइंग टू डिमांड अ सुपीरियर गुड्स, ना ही कि यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स का डिमांड होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, जो कि हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और जो हमें अच्छा लगा हम क्या करेंगे, वो परचेज़ कर लेंगे। ठीक वैसे अगर जब इनकम डिक्रीज़ होगा, इनकम के डिक्रीज़ होने पे इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और सुपीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो ये रिलेशन को बोला जाता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो आपका पॉजिटिव है, और इन्फीरियर इनकम इफेक्ट क्या है आपका, इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव। अब ये दोनों इफेक्ट्स को अगर एक साथ में हम कंसिडर करते हैं, अगर एक साथ में कंसिडर करें, तो नेट आपका प्राइस इफेक्ट जो है वो आ जाएगा आपका, दिस विल कम एज अ पॉजिटिव। नेट प्राइस इफेक्ट आपका कितना आ जाएगा, द नेट प्राइस इफेक्ट विल कम पॉजिटिव ओवर हियर। बात समझ में आ रही है आपको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद हम वो कमोडिटी सिलेक्ट करते हैं जो हमारे हिसाब से बेटर होगी, तो वो हमने क्या किया, परचेज कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, इन्फीरियर गुड्स के बाद यहाँ पे है गिफन गुड्स। नाउ गिफन गुड्स मीन्स व्हाट, देयर वाज अ वन पर्सन क्लास, एक पर्सन थे गिफन करके। इसके एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में भी, हमने वहाँ पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के केस में हमने एक गिफन गुड्स के बारे में पढ़ा था। ना ये गिफन गुड्स होता क्या है, तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स नेम्ड आफ्टर द सर रॉबर्ट गिफन। अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड दैट the consumption pattern of the very poor in the mid 19th century in the Ireland. आयरलैंड में मिड 19th century में एक प्रोफेसर थे, his name is what, रॉबर्ट गिफन। उन्होंने क्या देखा वहाँ के मार्केट में, जब कस्टमर्स का प्राइस जब कस्टमर्स के पास इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, जब कस्टमर्स के पास इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स परचेज़ करते हैं, और जब कस्टमर का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, जब कस्टमर का इनकम डिक्रीज़ हो रहा है, जब कस्टमर का रियल इनकम डिक्रीज़ हो रहा है, परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इन्फीरियर गुड्स को परचेज़ करेंगे। तो ज़रा ध्यान देना, जब कस्टमर का इनकम इंक्रीज़ होगा तो सुपीरियर गुड्स, जब कस्टमर का इनकम डिक्रीज़ होगा तो इन्फीरियर गुड्स। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप, बर्गर और वड़ा पाव का ही ले लो। जब हमारे पास ज़्यादा इनकम होता है तो विल गोइंग टू ईट द बर्गर इन द मैकडी, और जब हमारे पास इनकम कम होता है तो हम क्या करते हैं, वड़ा पाव से काम चलाते हैं। तो दैट काइंड ऑफ इन्फीरियर, और इट इज़ नॉट इन्फीरियर सिंस इट इज़ अ सुपीरियर और इन्फीरियर। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि सुपीरियर गुड्स हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा इनकम होता है तो सुपीरियर और लग्जरियस टाइप के गुड्स परचेज करते हैं, और जब हमारे पास कम इनकम होता है तो हम क्या करते हैं, इन्फीरियर टाइप के गुड्स क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं। तो उन्होंने भी ठीक वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि वो पर्टिकुलर इकोनॉमी में peoples were eating the potatoes and bread which had a strong negative income effect. अब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब जैसे जैसे कस्टमर्स का इनकम इंक्रीज होगा, इन्फीरियर क्वालिटी का डिमांड क्या होगा,
डिक्रीज़ होगा। फिर जैसे ही इनकम डिक्रीज़ होगा, इन्फीरियर क्वालिटी के डिमांड्स का डिमांड क्या होगा, गुड्स का इंक्रीज़ हो जाएगा। सो स्पेसिफिकली अगर इनकम और इन्फीरियर और गिवन टाइप के गुड्स के बीच का रिलेशन देखें तो ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जब आपका इनकम इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, जब आपका इनकम डिक्रीज़ होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन द प्राइस ऑफ दिस गुड्स रोज इट रिड्यूसेस द रियल इनकम ऑफ द पुअर्स टू सच एक्सटेंट दैट दे कुड नॉट अफोर्ड एनी सुपीरियर goods and had to cut down the consumption of the more superior goods, and the consumers then used their incomes to buy the more of the inferior goods. जब कस्टमर्स का इनकम डिक्रीज होगा, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि एक होता है आपका सुपीरियर और एक होता है आपका इन्फीरियर और एक होता है आपका इनकम। जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, और जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, सुपीरियर गुड्स का डिमांड करते हैं, ना ही कि इन्फीरियर गुड्स का। तो इन्फीरियर गुड्स का यहाँ पे डिमांड नहीं होता, सुपीरियर गुड्स का डिमांड यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इनकम बढ़ा है। ठीक वैसे जैसे ही हमारे पास इनकम कम होता है, हमारे पास इनकम डिक्रीज हो जाता है या हमारे पास न के बराबर इनकम पहुँचता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम डिमांड करते हैं किसका, इन्फीरियर गुड्स का, ना ही कि सुपीरियर गुड्स का। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप देखोगे इनकम और इन्फीरियर गुड्स के बीच में, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनकम के इंक्रीज होने पे इन्फीरियर गुड्स का डिमांड डिक्रीज होगा, और इनकम के डिक्रीज होने पे इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो स्पेसिफिकली यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट है इनकम का, गिवन गुड्स के साथ भी और इन्फीरियर गुड्स के साथ भी। तो गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स एक टाइप का इन्फीरियर गुड्स ही है जो कि पुअर क्वालिटी का है, लाइक पुअर क्वालिटी पोटैटोस और पुअर क्वालिटी ब्रेड, जो आपका पॉजिटिव, इट इज़ नॉट अ समथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ इन्फीरियर गुड्स ओनली, एक इन्फीरियर गुड्स का पार्ट है गिवन गुड्स। सो इसलिए दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम रिलेशन। ठीक वैसे ही इफ यू गोइंग टू सी, when the price of these goods rises, it reduces the real income of the poor in such an extent that they could not afford any superior goods. Then they're going to cut down the consumption and they're going to purchase what, inferior goods. In the similar manner, if you're going to see, यहाँ पे क्या है, the consumers then used their income to buy more of the inferior goods in order to meet their consumption need. अब यहाँ पे होगा क्या, जब हम superior goods purchase नहीं कर पाएंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम सुपीरियर गुड्स परचेज नहीं कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स परचेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स परचेज करके अपने वांट्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन और प्राइस इफेक्ट के बीच का रिलेशन है। जरा ध्यान देना, जानने की कोशिश करना। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम के बढ़ने पे क्या होगा, आपका डिमांड भी बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूशन के चेंज होने पे वो भी चेंज होगा, एंड फाइनली द प्राइस के इंक्रीज़ होने पे डिमांड डिक्रीज़ होगा, और प्राइस के डिक्रीज़ होने पे डिमांड इंक्रीज़ होगा। दैट इज़ मीन्स व्हाट, इसको बोला जाता है, हम बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। जब एज़ पर द लॉ, एज़ पर द कंडीशंस ये डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नेगेटिव इफेक्ट है। देन द सेम थिंग यू कैन सी ओवर हियर। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा चार्ट है, थोड़ा छोटा सा टेबल है, जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ना जब बात करते हैं हम नेचर ऑफ गुड्स की, तो 3 टाइप के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स जो हम डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, इन्फीरियर गुड्स मतलब जो हमारे पास जब इनकम बहुत कम हो जाता है तब हम जाके ऐसे कमोडिटीज़ परचेस करते हैं जिससे हम सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट इन्फीरियर गुड्स। और एक होता है गिवन गुड्स। एक प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन थे, जिन्होंने कुछ पुअर पोटैटोज़ और पुअर ब्रेड्स को एज एन एग्जाम्पल लेके उन्होंने गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। तो गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ इन्फीरियर गुड्स बट इन अ डिफरेंट वे। तो ये 3 टाइप के कमोडिटीज़ हैं और 3 इफेक्ट्स हैं, इनकम, सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस। जब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या है, आपका पॉजिटिव है। नाउ नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कैसे हुआ, तो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, पहले हम नॉर्मल गुड्स डिस्कस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ें वापस से हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। जब बात करते हैं हम नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स में सबसे पहले आता है आपका इनकम इफेक्ट।
देखो इनकम का कहना क्या है, हाउ इज द इनकम इफेक्ट इज, इनकम इफेक्ट आपका कहता है कि जब आपका डिमांड इंक्रीज होगा, जब आपका इनकम इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में जब आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड के इंक्रीज होने पे, इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है और वाइस वर्सा, मतलब यहाँ का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, इनकम क्या है आपका, पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इनकम इफेक्ट आपका क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि एज पर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम कंपेयर करेंगे, जो भी हमें अच्छा लगा या जो भी हमें सस्ता लगा, चीपर लगा, वो चीज़ें हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। बेटर क्वालिटी और चीपर, दैट विल गोइंग टू परचेज एज पर द व्हाट, एज पर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों के केस में आप देखोगे तो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि तीनों के केस में पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हम जो है बेटर क्वालिटी की और एक्सपेंसिव, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, बेटर क्वालिटी और चीपर क्वालिटी के गुड्स हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इन्फीरियर गुड्स के भी ऑप्शन है क्लास, और सुपीरियर क्वालिटी के भी ऑप्शंस होते हैं, और वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। बट इसमें से हम चूज़ क्या करेंगे, जो चीपर हो और थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो, जिससे हम सर्वाइव कर सकें, वो हमारा इंटेंशन यहाँ पे होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब दोनों इफेक्ट जब हमारा पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव, तो फाइनली हमारा प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव कैसे हुआ, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। जब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड आपका डिक्रीज होना चाहिए, तब हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। ठीक वैसे ही सेकंड जो है आपका इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या है, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव है। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट आपका क्या है, नेगेटिव है। और क्यों नेगेटिव है, ये सिंपल सी बात है, जब आपका इनकम इंक्रीज होगा, जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक वैसे ही जब आपका इनकम डिक्रीज होगा, आप क्या करेंगे, सुपीरियर क्वालिटी नहीं परचेज करेंगे, आप फिर इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ना। पॉजिटिव कब होगा, जब इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो, जबकि वो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है नहीं। इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड इन्फीरियर गुड्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, सिंपली जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव ऑलवेज होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक होता है पॉजिटिव वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग ना। वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, इनकम इफेक्ट या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, प्राइस इफेक्ट डिसाइड होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में। जब इन्फीरियर गुड्स का केस आप देखोगे तो इनकम इफेक्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम इन्फीरियर या पुअर क्वालिटी के गुड्स परचेज कर रहे हैं। ज़रा ध्यान देना, जब आप चीपर पुअर क्वालिटी के गुड्स परचेज करो मार्केट से, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू परचेज। जब आपका इनकम ज़्यादा होता है तो नेचुरली आपको इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज करोगे जहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है और वो सुपीरियर गुड्स को परचेज करना है और उसको कंज्यूम कर लेना है। लेकिन मोस्टली आप देखोगे जब इन्फीरियर गुड्स की बात होती है, एक वेदर इट इज़ रिलेवेंट और नॉट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द वेरियस मार्केट। जो संडे मार्केट्स लगते हैं, जो बहुत जगह पे मार्केट्स लगते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक छोटे से चीपर रेट में हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। हमें होल्ड करना क्या पड़ता है, बहुत सारे वैराइटीज़ है हमारे पास और उसमें से कुछ वैराइटीज़ के गुड्स हमें चूज़ करने रहते हैं। वो चीज़ें हम कहाँ करते हैं, जो नियर बाय स्टेशन के जो मार्केट्स होते हैं, या फिर जो बोल सकते हो आप स्पेसिफिकली जो पब्लिक एरिया में जो बहुत बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, वो मार्केट्स में क्या होते हैं, जैसे फैशन स्ट्रीट हो गया आपका, और बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली जो है इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स, नॉट अ इन्फीरियर क्वालिटी,
बट स्टिल एज कम्पेयर टू द सुपीरियर वन, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल जाते हैं। तो उसमें से हमें भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा लेस इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, और वो चीज़ों को बोला जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से ऐसे कमोडिटीज़ परचेज करने हैं जिससे हमारा ज़्यादा वांट सेटिस्फाई हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? दिस इज़ अ गुड्स वेयर इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से आपका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। जिसकी वजह से आपका प्राइस इफेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये था आपका प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ ऑल द थ्री कमोडिटीज, नॉर्मल, then inferior, and then your given goods. So now we're going to start with the most important topic of the day, which is nothing but the demand curve under the different monopoly, under the different market. So class, market स्ट्रक्चर जो हम क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली, ऐसे बहुत सारे क्या है मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं, मार्केट के टाइप्स हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में हमारा डिमांड कब कैसा होगा वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिमांड एनालिसिस के बारे में। अब जब हम डिमांड का एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिकली भी जब हम डिमांड को एनालिसिस करते हैं इन द पर्टिकुलर फर्म वेर एवर यू विल गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर, जहाँ पे आप काम करोगे, अगर आपको एस्पेक्ट दे दिया गया कि आइडेंटिफाई करो यहाँ पे डिमांड कैसा है, तो आपको याद रखना है, पर सबसे पहले देखना है कि वो कौन से टाइप का मार्केट है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, या फिर आपका क्या है, ओलिगोपोली है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट जब आपको पता चलेगा कि मैं जिस फर्म में काम कर रहा हूँ, मैं जिस फर्म में काम कर रही हूँ, वो फर्म मोनोपोली में आता है, ओलिगोपोली में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में आता है, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। तो वंस यू अंडरस्टूड कि तुम्हारी फर्म जो है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वो कौन से मार्केट में आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये टाइप का मार्केट है, मतलब ऐसा डिमांड का हो सकता है, ऐसा डिमांड हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली हमें अपने क्या करने हैं, पॉलिसीज बनाने हैं। तो ज़रा ध्यान देना, नेचर ऑफ डिमांड का इफ यू गोइंग टू सी नाउ, नेचर ऑफ डिमांड का होता क्या है, ज़रा ध्यान देना। स्टार्ट करेंगे। There are the different types of a market, and to which type of a market belongs depends upon the number of factors such as number of sellers, buyers, nature and the characteristics of a product, and the context exercised by the sellers or buyers, and according to the nature of a demand curve differences in the different market. Now demand curve आपका डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कौन से फैक्टर्स है ये, सच एज नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक आपके कमोडिटी का क्या है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, फिर ड्यूरेबल है कि पेरिशेबल है, देन आफ्टर कंटेक्स्ट एक्सरसाइज बाय द सेलर और द बायर, ना प्राइजेस कितना चार्ज करना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है हमें कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना डिमांड कर्व बनाते हैं। सो डिमांड कर्व अंडर अ डिफरेंट मार्केट इफ यू गोइंग टू सी। तो पहला एग्जांपल है हमारा क्या, डिमांड कर्व इन द परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन की जब बात होती है तो परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, सिंगल प्राइस है, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई प्राइस डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स को हमें क्या करना होता है, प्राइजेस को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना होता है एज इट इज़। हम क्या करते हैं, प्राइजेस को डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब कुछ है क्या है, दिस आर द सर्टन फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। फिर इसके बाद डिमांड को जब हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव डिमांड कर्व इंडिविजुअल फर्म्स आर हैविंग द, सिंस द इंडिविजुअल फर्म्स आर प्राइस टेकर, देन द प्राइस इज डिटरमाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कर्व। जरा ध्यान देना, हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो जब बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों के इंटरसेक्शन से पता चलता है कि कौन से प्राइस पे हम मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे, सेल करेंगे। और एज पर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के इंटरसेक्शन पे वॉट एवर द प्राइस विच वी विल गेट, वो प्राइस जो होता है वो डिसाइड करता है हमारा डिमांड कहाँ पे, इंडिविजुअल फर्म के केस में।
सो इंडिविजुअल फर्म के केस में आपका डिमांड कर्व कैसा होता है? इंडिविजुअल फर्म के केस में आपका डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक। नाउ डिमांड कर्व यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिमांड कर्व होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस आपका चेंज नहीं होगा, डिमांड चाहे कितना भी चेंज हो सकता है, डिमांड चाहे तो कितना भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डिमांड, वॉट एवर डिमांड विच वी वांटेड टू चेंज वी कैन चेंज इट, आइदर वी कैन कीप इट एज, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे, सो ये Q या Q1 या Q2 रख सकते हैं। तो प्राइस क्या होगा आपका? प्राइस कांस्टेंट होगा, जो कि मार्केट में डिसाइड किया गया है, जो मार्केट में हमने डिसाइड किया है वही प्राइस पे हमें क्या करना है? सेल करना है। तो प्राइस आपकी सेम रहेगी, बस डिमांड आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। इट मीन्स व्हाट? इंडिविजुअल फर्म्स क्या कर रहे हैं? मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हो रहा है वो प्राइस को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सेप्टिंग द प्राइस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका जो डिमांड कब होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस चेंज होगा नहीं, अदर फैक्टर्स के चेंज होने पे हो सके तो आपका डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, या हो सके तो आपका डिमांड क्या होगा? कम होगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड का कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे आपके मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ने क्या इंटरसेक्शन विल गोइंग टू डिसाइड द डिमांड कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे हम यहाँ पे। ज़रा समझने की कोशिश करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्राई करेंगे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन and this shows that it indicates the perfect elasticity of a demand is perfectly elastic. The given price P1 in the figure 3.2, the demand for the product is infinite, and it describes the situation where any increase in the price is, no matter how small, will going to cause the demand for the goods and services to fall to the zero. यहाँ पे सिचुएशन कैसा है? यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आपका प्राइस वैसा ही रहेगा, चाहे आपका डिमांड इंक्रीज़ हो चाहे आपका डिमांड डिक्रीज़ हो। आपको एक क्वांटिटी खरीदनी है, 100 क्वांटिटीज़ परचेज करनी है, या 1 लाख और 10 लाख क्वांटिटीज़ आपको परचेज करनी है, प्राइस विल बी कांस्टेंट इन नेचर। प्राइस क्या होगा? वहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, प्राइस क्या होगा? फिक्स होगा। वो फिक्स प्राइस ही आपको मार्केट में मिलेगा इन केस ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो वो सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस आपका चेंज नहीं होगा चाहे डिमांड आप कितना भी कर लो। इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लस, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म कैन नॉट रिड्यूस द प्राइजेस बिकॉज द लोअर द प्राइजेस दे विल गोइंग टू मेक द नेगेटिव प्रॉफिट। ना परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइजेस हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर हमने प्राइजेस डिक्रीज़ किए तो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विल गो टू अफेक्ट आवर बिजनेस। द मार्केट डिमांड कर्व इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, द मार्केट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका डिमांड कर्व क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है आपका? परफेक्टली इलास्टिक होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट एज द प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट गुड्स डिक्रीजेस, एंड दिस इज शोन इन द फिगर 3.3। थोड़ा जरा ध्यान देना, यहाँ पे जरा ध्यान देना। यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है आपका? जब मैं बात करता हूँ मार्केट डिमांड कर्व की तो ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तो दिस इज़ व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि मार्केट डिमांड के केस में क्या होता है? प्राइस के जब हम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जब प्राइसेस डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व क्या होता है? शिफ्ट होता है। या फिर जब जैसे हमें डिमांड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो, अकॉर्डिंगली सब मिलके क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। इसलिए मार्केट डिमांड के केस में आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। दिस इज़ व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिमांड आपका परफेक्टली इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो प्राइस डिसाइड किया है वो प्राइस हमने क्या करना है? यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सिचुएशन कहाँ पे होती है? परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिमांड को क्या होता है? आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ज़रा ध्यान देना, दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन जो हमने यहाँ पे कवर अप की हुई। इन द परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है।
the individual firm do not have any influence on the market. Being an individual firm, individual person, मैं कुछ नहीं कर सकता. मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ने प्राइस को डिसाइड किया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा. वंस द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ अ मार्केट सप्लाई एंड द डिमांड, तो इंडिविजुअल फर्म बिकेम द प्राइस टेकर एंड इंडिविजुअल फर्म्स आर फोर्स्ड टू चार्ज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द मार्केट बिकॉज द कंज्यूमर्स कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर फर्म्स इन द मार्केट एट अ प्रिवेलिंग प्राइजेस. तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ने मिलकर जो प्राइजेस आपके डिसाइड किए हैं, उसी प्राइस पे इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर क्या करेंगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करेंगे. इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर मार्केट में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे बाइंग एंड सेलिंग का, ठीक और ठीक उसी प्राइस पे. तो वो सिचुएशन फिगर 3.4 में हमने देखी हुई है. सो इफ़ यू गोइंग टू सी फिगर 3.4, ये कुछ इस तरह का है कि आपका मार्केट डिमांड और आपका मार्केट सप्लाई दोनों मिलके इंडिविजुअल इंटरसेक्शन, इनके इंटरसेक्शन विच इज़ नथिंग बट द पी प्राइस. ये प्राइस पे जो भी डिमांड होगा, वो डिमांड, वो पर्टिकुलर जो भी आपका डिमांड हो, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेल करेंगे वो पर्टिकुलर प्राइस पे. तो ये क्या हो गया आपका, ये केस जैसा मैंने आपको बताया इंडिविजुअल फर्म का केस है और ये आपका मार्केट का केस है. तो इंटरसेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी प्राइस होगा, वो प्राइस पे हम क्या करेंगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करेंगे एज एन इंडिविजुअल बायर, एज एन इंडिविजुअल सेलर, और इंडिविजुअल बायर वो प्राइस पे हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे. जो भी प्राइजेस मार्केट ने डिसाइड किए हैं वो प्राइस हम एक्सेप्ट करके और अपना डिमांड क्या करेंगे, वहाँ पे जनरेट करेंगे. तो यहाँ पे हो गया, दिस इज़ अ केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे हम प्राइजेस डिसाइड नहीं करते, प्राइजेस ऑलरेडी डिसाइड है. सिर्फ हमारा काम क्या है, वो जो प्राइस प्रिवेलिंग है मार्केट में, उस पर हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करने हैं. तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक. क्लास, दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड टुडे द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. और इसके अलावा हमने क्या किया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्राइस सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, हमने क्या किया, अभी कवर अप किया हुआ है. तो इसके बाद जो डिमांड कर्व अंडर द डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस सेशन एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट लेक्चर इन द फ्यूचर. सो राइट नाउ व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यहाँ पे हमें प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को रिवाइज करना है और डिमांड कर्व को समझने की कोशिश करनी है. विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिफरेंट डिमांड्स कर्व अंडर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. थैंक यू.